बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे सैडनेस के बारे में। ये बहुत ही छोटा सा और कॉमन सा पॉइंट है। हम क्लिनिक पे तकरीबन हर दूसरे पेशेंट के साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, उसके सिम्टम्स लेते हैं, उसके एंगर इश्यूज़ देखते हैं, उसके मूड स्विंग्स देखते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान जो है वो उदास क्यों है, और कोई भी पेशेंट जो है उसका उदास होने पर उसके जिस्म पे उसका क्या असर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि उदास होना तो क्या ये एक नॉर्मल बिहेवियर है? तो बिल्कुल एक नॉर्मल बिहेवियर है। उदास हम बहुत सी चीज़ों पे होते हैं, अक्सर हो जाते हैं। हम किसी फेलियर पे उदास हो सकते हैं, हम किसी सेपरेशन पे उदास हो सकते हैं, हमारी कोई डिज़ायर पूरी नहीं है तो हम उदास हो सकते हैं। कोई टारगेट अचीव करना था, मैं नहीं कर सकी तो डेफ़िनेटली उदास हो सकते हैं। एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, फेल हो गए हैं पेपर में। ये सब चीज़ें हैं जो कि उदास होने की वजह है। छोटा बच्चा है तो उसको उसकी मर्ज़ी की चीज़ भी नहीं मिली तो उस पे भी वो उदास हो सकता है। तो यहाँ तक तो बात सब एक एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर ये उदासी और इस उदासी का पैटर्न जो है ये लॉन्ग टर्म नज़र आना शुरू हो जाए, आपको बार-बार उसके बिहेवियर के अंदर ये चीज़ नज़र आए कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, और ये बच्चा या ये इंसान, चाहे वो किसी भी जेंडर से है, वो किसी भी एज से है, वो मुसलसल इस चीज़ को लेकर हिट हो रहा है और वो मुसलसल एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा या साइलेंट हो गया है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये क्या गड़बड़ है और क्यों हो रही है। अच्छा, हम जब हमारे पास जब एक केस आता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने एक पेशेंट को डिजीज़ को ट्रीट नहीं करना होता, हमने एक इंडिविजुअल इंसान को ट्रीट करना होता है। और इंडिविजुअल इंसान का मतलब हमारी नज़र में, होम्योपैथ्स की नज़र में ये होता है कि एक शख्स है जिसके फिज़िकल सिम्टम्स के साथ-साथ, यानी उसकी जिस्मानी अलामतों के साथ-साथ उसकी ज़हनी अलामतों को भी कंसिडर किया जाए। उसके इमोशंस को कंसिडर किया जाए, उसके सोशल बिहेवियर्स को कंसिडर किया जाए, लोगों से मेल-जोल, लोगों से लेन-देन, लोगों में उठना-बैठना, वो सब चीज़ें जो एक सोशली इंसान या एक इंसान के पैटर्न्स को बताती हैं, वो सबको हम स्टडी करते हैं। और जब हम स्टडी करते हैं या हम केस एनालाइज़ करते हैं, तो उसी में हम ये फैक्टर भी देखते हैं कि उसके अंदर सैडनेस कितनी है। अब जो सैडनेस को जब हम एज अ होम्योपैथ रिपर्टराइज करते हैं, तो जाहिर है हमने अपनी रिपर्टरी के अंदर उसको देखना है। हम सैडनेस के जो की अगर बात की जाए कि किस किस तरह की जो रूब्रिक्स हैं वो हमारे पास हैं, और कौन कौन सी रिपर्टरीज हैं जिस पे सैडनेस या इस किस्म के रूब्रिक्स जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। बहुत सारी हैं, बोरिक है, कैंट है, बोनी हाशन है, एलन है, क्लार्क है। ये इन सब के अंदर आपको बहुत आराम से इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी रूब्रिक्स मिल जाएंगे। बस आपको रूब्रिक्स का कंफर्म होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कौन सी रूब्रिक के अंदर किसको डालना है और कैसे उस मेडिसिन को फाइंड आउट करना है जो उस पेशेंट का कंपैरिजन या उसकी कंपैरेटिवली मेडिसिन निकल आए। अगर मेरी बात करें तो मैं सबसे पहले तो ये देखती हूँ कि क्या उदास होने की कोई ख़ास वजह है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई ऐसी चीज़ है जो मुसलसल उसको उदास कर रही है। अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, लोग इमोशनली भी परेशान हो जाते हैं, लोग फिज़िकली भी परेशान होते हैं। जस्ट लाइक दैट, इमोशनली कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, पेपर में फ़ेल हो गई है या हो गया है, और इसी तरह फिज़िकली बात करें तो सेहत को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, कुछ हल्की सी चोट भी लग गई है तो बहुत ज़्यादा रोला डाल दिया है। ऐसी सब चीज़ें जो है ये डेफ़िनेटली हमारे उदास होने को या हमारे परेशान होने को हाईलाइट करती हैं। अच्छा, एक तो मैं इसको देखती हूँ एलिमेंट्स फॉर फ्रॉम ग्रीफ में, मैं ग्रीफ में देखती हूँ और उसको एज अ एलिमेंट देखती हूँ। दूसरी अगर मैं बात करूँ रूब्रिक के बारे में, तो सैडनेस को आप डायरेक्टली भी जाके एज अ रूब्रिक देख सकते हैं। और तीसरी अगर बात की जाए डिस्पोंडेंसी की, डिस्पोंडेंसी भी एक वर्ड है, ये आपको रिपर्टरी में मिल जाएगा। डिस्पोंडेंसी का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील करता है, लो स्पिरिटेड होता है, और इतनी इसकी स्पिरिट इतनी लो होती है कि ये वो रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ जो बड़े आराम से परफॉर्म कर लेता है, या वो टारगेट जो कि बहुत इजीली ये परफॉर्म कर सकता है या अचीव कर सकता है, ये वो भी नहीं कर पाता। इसी तरह एक डिस्पोंडेंसी के बाद एक टेंडेंसी देखी जाती है ऐसे लोगों में, वो वीपिंग टेंडेंसी होती है। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स उदास होने पे, परेशान होने पे जो है वो रोए। कुछ लोग अपने आप को वैसे भी एक्सप्रेस कर देते हैं, रोए बगैर भी बात करते हैं। लेकिन ये वो पेशेंट होते हैं जब आपके सामने बैठते हैं और प्रॉब्लम की बात शुरू करते हैं, तो आप यकीन करें ये लिटरली आंसुओं के साथ रोते हैं, और ये ऐसे रोते हैं कि बस अब आप इनको रोक नहीं सकते, फिर इन्हें अच्छी तरह रोने देना चाहिए। जब ये अच्छी तरह रो लेते हैं तो फिर ये अपनी थॉट्स को और अपनी जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं उसको ये वर्ड्स में लेकर आते हैं, और फिर ये आपके साथ अपनी एग्जैक्ट फीलिंग शेयर करते हैं।
हमें पता है ऐसी मेडिसिन जो हैं, पल्सिटिला है, इसके अलावा एपिस है, कैलकेरिया कार्ब है, ये पेशेंट्स रो पड़ते हैं। इवन मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने सीपिया जैसे पेशेंट को भी रोते देखा। हाँ, सीपिया का पेशेंट पल्स की तरह फटाफट नहीं रोएगा, फर्स्ट विजिट में मे बी ना रोए, सेकंड विजिट में मे बी ना रोए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ सीपिया भी फट पड़ेगा और सीपिया भी फटाफट आपको रो के दिखाएगी, आपसे सारी बात वो खुल के तब करेगी। सीपिया थोड़ा डिफ़िकल्ट पेशेंट होता है, ये आसानी से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करता, आसानी से इतना खुलता नहीं है, क्योंकि काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म की पर्सनैलिटी होती है। अगर बात की जाए एक रूब्रिक है, दैट इज़ द लेमिनेटिंग। लेमिनेटिंग जो होता है ये अपने ग्रीफ को और अपनी उदासी को बहुत ऑडिबली बताता है, चीख चीख के बताता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। और वो इस परेशानी को बाकायदा हर उस शख्स से भी डिस्कस करेगा जिससे उससे डिस्कस करने का ना ही कोई फ़ायदा है और ना ही कोई ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऐसे लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इवन जॉबियंस हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। ये इन्हें होम सिकनेस की एक उदासी होती है। होम सिकनेस का मतलब ही ये होता है कि अपने घर से दूर होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो एक टाइम आता है जब वो इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं कि मुझे वहाँ होना चाहिए या उन्हें मेरे पास होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की बहुत अच्छी मेडिसिन भी होती है जिसे हम कैप्सिकम कहते हैं, कैप्सिकम ऐसे लोगों को दी जाती है। इसके अलावा भी मेडिसिन मौजूद हैं। हम केस को अगर रिपर्टराइज कर रहे होते तो मैं डेफिनेटली आपको बताती। मैं मेडिसिन पे फोकस नहीं कर रही फिलहाल, मैं आपको सिर्फ एक रूब्रिक गाइड कर रही हूँ। और सेकंड फीलिंग भी एक उदासी की फीलिंग होती है। इसमें लगता है कि जब जैसे सबने इसको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, कोई इसके साथ सिंसियर नहीं है, कोई कोई किसी को इसकी परवाह नहीं है, तो ये एक अनहैप्पीनेस की फीलिंग जो है ना इसके अंदर फॉर सेकंड या अबेंडन की फीलिंग भी आ जाती है। एक फीलिंग होती है, एक रूब्रिक होती है जिसको हम कहते हैं डिस्कॉन्टेंडेंट। डिस्कॉन्टेंडेंट के अंदर भी बेसिकली एक फीलिंग आती है जिसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो कुछ भी कर ले उसे लगता है मैंने ठीक नहीं किया, उसके लिए कुछ किया जाए तो उसे लगता है नहीं इसने मेरे लिए ये ठीक नहीं किया, ये इसने ध्यान से नहीं किया, इसे कोई काम करके दिया जाए तो भी इसको महसूस होता है कि नहीं मुझसे मेरे लिए इसने ठीक नहीं किया, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। ये खुद भी कुछ करता है तो इसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, ये काम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता वो काम करने के बाद भी जो उसको होना चाहिए। मेलनकॉली की कंडीशन होती है, ये दरअसल एक क्रॉनिक स्ट्रेस सैडनेस है, काफ़ी टाइम से जो चली आ रही होती है, तो इसको मेलनकॉलिक सैडनेस भी बोलते हैं। अच्छा, सैडनेस की वजह से माइंड जो है वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, और डिप्रेशन जो होती है ये आप यूँ समझ लें कि एक ब्रॉडर स्टेट होती है, एक ब्रॉडर टर्म है बेसिकली, जहाँ पे हम उसके माइंड को और उसकी बाकी सारी कंडीशन को कंसिडर करते हैं। एक टर्म मैंने पढ़ी, इसके अलावा रूब्रिक पढ़ी, ब्रूडिंग। ब्रूडिंग जो होती है ये वो ब्रूडर्स वो होते हैं जो ओवर थिंक करते हैं। बात छोटी होती है लेकिन सोचना बहुत दूर तक है। बात इतना इतना बड़ा मसला नहीं होता, उसका हल निकल सकता है, लेकिन सोचना कि नहीं हो सकता या ऐसे ही हुआ होगा, ये सब वो बहुत दूर तक सोच सकता है, और बार बार उन वाकयात को रिकरेंट याद करता है जिससे उसका माइंड इफेक्ट होता है। इसके अलावा एक बात करेंगे कि पास्ट को लेकर डिसएग्री भी होता है। ये टर्म रूब्रिक भी हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर भी हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसन है। अच्छा, मैं आपको पर्सनली एक बात बताती हूँ, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मेरा ख्याल था कि इग्नेशिया और स्टेफी और नेट्रोम्योरी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ओपनली हमारे मूड स्विंग्स को या बैड मूड्स को जो है वो कंट्रोल करती हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप रूब्रिक में जाते हैं, जब आप केस को रिपर्टराइज कर रहे होते हैं, या आप सिंपल इसकी रूब्रिक्स को ही फाइंड आउट करके इसके मेडिसिन को ढूंढें, तो अच्छी खासी मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। और मेट लीडिंग रेमेडी आती है हमारे पास ऐसे लोगों की जो कि उदास हैं, जो सैड हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा जिनकी मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इग्नेशिया बहुत अच्छी दवाई है, स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, नेट्रम्योर बहुत अच्छी दवाई है, कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया सल्फ है। इसके अलावा हमारे पास एपिस मेलिफिका ऐसे लोगों की दवाई है, हेलिबोरस ऐसे लोगों की मेडिसिन है, कॉफिया है, तो ये वो आर्सेनिक है, ये वो सब मेडिसिन हैं जिसके अंदर आपको अपना ये पेशेंट ट्रेस करना है। थैंक यू ऑल अबाउट दिस।